मनोहर लाल युवाओं से संवाद कर रहे हैं। यानी हवा, और हवा के जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। हवा यदि मध्यम थोड़ा धीमे चलती है तो बयार बनती है, और अगर वायु थोड़ा सा गति पकड़ती है तो उसमें ऊर्जा आती है। जैसे उसी वायु से हम सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा ये जो प्राप्त करते हैं, तो वायु ऊर्जा का भी एक पैमाना होता है। और अगर कहीं बहुत अधिक गति से वायु चलने लग जाए तो अंधड़ बन जाता है, और जब अंधड़ बनता है तो वो अपने आप में विध्वंस भी करता है। तो इसलिए चाहे उसकी दिशा है चाहे दशा है, ये युवा की दिशा और दशा ये अपने आप में मान के चलना चाहिए कि युवा की ठीक होनी चाहिए। और एक बात भी हमको ध्यान करनी होती है कि जब बचपन होता है, बालपन होता है हमारा, तो हमारे माता पिता का साथ हमको मिलता है। और जब आयु बड़ी आयु में हो जाता है तो उसका अनुभव उसको साथ मिलता है। लेकिन जब युवावस्था होती है तो माता पिता तो ये कहते हैं कि ये बड़ा हो गया, अपने आप काम करेगा। और कई बार ये लगता है कि हम उतने बड़े नहीं हैं जितने माता पिता हमको समझते हैं। बचपन की कहानी में बताता हूं कि जब बच्चों के साथ हम खेलते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि क्या अभी बच्चा रह गया तो बच्चों के साथ खेलता। और जब बड़ों के बीच में जब जाकर बैठते थे तो जब कभी चर्चा होती थी तो कहते थे चल चल ये बड़ों की बात है, तुम उठ के चले जाओ। तो माता पिता को भी कभी उनको लगता है कि ये नौजवान हो गया है, ये अपने आप सोचेगा, और कभी लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा नहीं हुआ है, इसको इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरा इसमें कहना है कि जैसे एक साथी होते हैं हमारे, वो साथी तो बराबर के साथी होते हैं, लेकिन साथी की बजाय कभी कभी हमको ऐसा भी विचार करना चाहिए कि हमारा कोई सारथी भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन करके और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए वो। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। जिसको एक कहानी के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसा एक कहानी हमने सुनी पढ़ी कि एक बार एक गाय वो घास चरते चरते जंगल में बहुत आगे निकल गई, और बहुत आगे निकल गई तो जंगल के अंदर अचानक शेर से भिड़ंत हो गई, और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा, गाय को शिकार मान करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। गाय आगे के दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ा है। अचानक एक कीचड़ भरा एक गड्ढा वो आ गया, गाय उसमें दौड़ गई, गाय उसमें धंसने लगी। तुरंत शेर भी पीछे पीछे दौड़ करके उसके अंदर धंसने लगा। अब जब धंसने लगे तो दोनों को अपनी अपनी जान की एक प्रकार से खतरा होने लगा कि तो कीचड़ में फंस रहे हैं। वो शिकार तो भूल गए, अब भूल गए तो कैसे बचाया जाए, संवाद होने लगा। गाय शेर को कहती है कि देखो हम फंस गए हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कोई मालिक है? शेर से पूछती है गाय। तो शेर कहता नहीं नहीं, मैं तो जंगल का शेर राजा खुद हूं, तो मेरा मालिक कौन हो सकता, मेरा कोई मालिक नहीं है। शेर गाय को पूछता है कि लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही मैं पूछा, मन में आया। अच्छा तुम्हारा कोई मालिक है? कहने लगे हाँ मेरा तो मालिक है। और कहने लगी गाय कि मेरा मालिक है, और यही अंतर है आप में और मेरे में। मेरा मालिक आएगा और जरूर जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच के मुझे निकाल के ले जाएगा, तुम्हें तो कोई नहीं निकालेगा। यानी भाव क्या कि अगर कोई हमारा सहयोगी है, साथ देने वाला है, हमारा सहयोग यानी कोई मार्गदर्शक है, तो हमें कभी भी कोई ऐसा वहम नहीं होना चाहिए कि हम युवा हैं तो हमको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। इसलिए युवा को भी अपना कोई साथी, साथी के साथ सारथी, सारथी के साथ कोई जैसा गुरु धारण करते हैं ऐसा कोई गुरु ऐसा भी धारण कर लेना चाहिए, ताकि समय पर संकट के समय कोई ना कोई हमें यानी सहयोग मिले। एक बारात में शर्त लग गई, लड़की वालों ने कहा कि लड़के वाले बारात लेके आ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने साथ बुजुर्ग नहीं लेके आएंगे कोई। अब ये शर्त लग गई, उन्होंने कहा ठीक है नहीं लाएंगे, नौजवान आएंगे सब। नौजवानों में पहुंच गए तो शादी के समय जब खाना खाया जाता है तो उस समय लड़की वालों ने शर्त रख दी कि भाई आप लोग 25 बाराती हैं, और ये जो 25 उस समय पुराने जमाने में धड़ी, 5 शेर को धड़ी कहते थे, कि 25 धड़ी लड्डू हैं, ये सबको पूरे के पूरे खाने पड़ेंगे। बड़े लोग हैरान हो गए कि 25 आदमी और 125 शेर लड्डू खाएंगे कैसे। लेकिन युवा जब बारात लेके चलने लगे थे उसमें किसी बुजुर्ग ने सलाह दे दी कि देखो ये फंस जाओगे कभी, ऐसा करो एक बुजुर्ग को, और कहानियां हैं, कहानी की तरह कहानी सुनाई जाती है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, कि एक बुजुर्ग को आप छुपा करके अपने साथ ले जाओ,
तो उन्होंने छुपा करके एक बड़ा सा ट्रंक लिया, उसके अंदर उसके सांस लेने की व्यवस्था कर दी ताकि घुटन महसूस ना हो जाए, लेकिन वो बंद करके उस बड़े ट्रंक में और लेकर के गए। और जब गए वहां जाके देखा संकट में फंस गए, तो किसी ने कहा कि अब तो वो जो बुजुर्ग साथ लाए उनसे पूछो, उनका अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सब फंस गए। तो क्या फंस गए कि हमें तो 125 सेर यानी 5 सेर लड्डू एक आदमी कैसे खाएगा, खा ही नहीं सकता। तो बताओ कैसे करना होगा, वरना तो ये शादी नहीं होगी, शादी टूट जाएगी। उनका अच्छा इतना ही बात है कि क्या, कि ठीक है आप जाओ कह दो कि ठीक है हम खाएंगे, लेकिन एक छोटी शर्त हमारी है। क्या? कि एक बार में सिर्फ 5 सेर लड्डू लाओगे, 5 सेर लाओ और सब झपट पड़ो। इतने में वो फिर 5 सेर लाएगा, फिर झपट पड़ो, तो 25 बार लाने पड़ेंगे। और उन्होंने यही किया कि एक एक बार लाते रहे, खाते रहे, लाते रहे, खाते रहे, और जब 20 धड़ी आ गए, बाकी 5 धड़ी बची, तब उनको शंका हुई कि भी इनका दिमाग तो नहीं है, ये तो किसी न किसी बुजुर्ग का अनुभव है जो उन्होंने उसको बताया है। तो कहने का भाव ये है कि हमें युवकों को बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। ना अपना व्यवहार बचपन की तरह करो, ना व्यवहार अपना ऐसा करो कि बुजुर्ग ही नाराज हो जाए। बुजुर्गों से सीखना, बच्चों को प्यार देना, और फिर अपने जीवन को एक सार्थक जीवन की तरह अपना विकास कैसे हो, उस विकास में हमारी शिक्षा है, उस विकास में हमारा अपना यानी स्किलिंग है, उस विकास में हम आगे कैसे बढ़ें, और आगे बढ़ करके भी जीवन को इस ढंग से संस्कारित करें कि केवल अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी जिए। यानी चीजों को अपने लिए संग्रह करना एक काम हो सकता है, हाउ टू कलेक्ट फॉर योरसेल्फ, इसके बजाय हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, लोगों को कैसे यानी एक प्रकार से उनका सेवा कर सकें। हमारे जीवन की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम परहित के लिए कैसे लगाएं, ये एक संस्कार लेकर के आगे बढ़ेंगे। जीवन यापन में बहुत से ऐसे विषय आएंगे, मोड़ आएंगे, उन मोड़ पर कैसे रास्ता निकालना और कैसे एक सफल जीवन देश और समाज के लिए जीना, मुझे कुल मिलाकर के आपसे प्रारंभ में इतनी बात करनी थी। अब मुझे पता है कि आपके मन में बहुत से ऐसे विषय होंगे जो आपको, किसी को प्रदेश के बारे में, किसी को समाज के बारे में, किसी को किसी समस्या के बारे में, किसी को युवाओं के बारे में, किसी को मेरे बारे में, किसी को मैं, हमारी जो बहन है इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रही है सिमरन बहन, तो सिमरन जी से कहूंगा कि आगे का कार्यक्रम वो अपने हिसाब से चलाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर सर, और आपके ये शब्द जो हैं सीखने को था इसमें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और खास करके आपकी ये सारथी वाली जो बात थी वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और कहानियां सुनाने का भी इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है आपको। हैट्स ऑफ, सलाम है आपकी सोच को, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं से संवाद कर रहे थे, उनको गुरमंत्र दे रहे थे। महारा युवा महारी शान के तहत ये संवाद चल रहा था, और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है, और ये भूमिका देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान देती है। युवाओं की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अपने से बड़ों का सम्मान हमें करना चाहिए, युवाओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या अगर हरियाणा में होती है तो उसका समाधान पाने के लिए अपने लीडर के पास जाने की जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे टेक्नो सीएम ने हमारे लिए सीएम विंडो नाम का एक बेहतरीन इनिशिएटिव शुरू करके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वहां पर लिखने को कही है, और उसकी सुनवाई भी वहीं पर है। मतलब आप टेक्नो सीएम है सर, तो आपका इनिशिएटिव ये जो सीएम विंडो है उसमें आप कितना इन्वॉल्व हैं, और मैं इसके बारे में काफी हद तक जानती हूँ, मेरे काफी सूत्र हैं जिन्होंने मुझे बताया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को इस सीएम विंडो के बारे में थोड़ा और विस्तृत तरीके से बताएं। I think there is some technical error. लाल प्रदेश के युवाओं से संवाद कर रहे थे, उन्होंने कई गुरमंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि जीवन में एक सारथी भी होना चाहिए, और युवाओं को हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सीएम मनोहर लाल युवाओं से संवाद कर रहे थे, और संवाद के दौरान, इस तकरीर के दौरान, इस बातचीत के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा
कि युवा देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। युवाओं से बात कर रहे थे सीएम। युवाओं की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। तो देश के विकास में युवाओं की बड़ी भूमिका है और ये भूमिका देश के लिए बेहद अहम है। जीवन में एक सारथी भी होना चाहिए। उन्होंने कई कहानियों के जरिए ये बतलाने की कोशिश की है कि युवाओं की संस्कृति, युवाओं का व्यवहार अपने से बड़ों के लिए क्या होना चाहिए। तो युवा अवस्था में मार्गदर्शन बेहद जरूरी है और इसलिए ये सभी माता पिता के लिए महारा युवा और महारी शान के तहत जो संवाद चल रहा था वो सुनना भी इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों का दिमागी विकास और उनका व्यवहार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को किस तरीके से जोड़ते हुए एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा युवा, वो युवा जो देश के निर्माण में, देश की तरक्की में न केवल योगदान दे बल्कि वो सभी संस्कारों से जुड़ा हुआ भी हो। तो व्यवहार सही रखें, सभी को साथ लेकर चलें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी युवाओं के साथ संवाद किया है। उन्होंने गुरुमंत्र दिया। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका है और इस भूमिका को प्रदेश के युवाओं को समझना चाहिए और प्रदेश के युवा भी इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को मार्गदर्शक की भी बहुत जरूरत होती है, रहबर की जरूरत होती है, क्योंकि युवाओं का मन चंचल होता है। उनका मार्गदर्शन करना माता पिता की जिम्मेदारी होती है और इस बात का ख्याल भी रखना माता पिता को जरूरी है कि युवा अपने माता पिता की बातों को समझे और उनको माने। कि छोटी से छोटी समस्या हो चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसके लिए आपने सीएम विंडो नाम का एक इनिशिएटिव जो है, इतना बेहतरीन इनिशिएटिव आपने शुरू किया। तो मैं चाहूंगी कि आपका उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, आप प्लीज इसके बारे में हमें बताएं, हमारे युवाओं को बताएं कि ये सीएम विंडो जो है वो क्या है और उनके लिए ये कितनी सहायक साबित हो सकती है। सिमरन जी, आपने बहुत ठीक पूछा। देखिए, सरकार का जब मैंने चलाना शुरू किया, इन्हें 2014 के अंदर जब मुझे अवसर मिला, उससे मैं पहले भी देखता था बहुत सरकारें जो पहले चलती थी, और उस समय भी आके ध्यान किया कि हमारे यहाँ हरियाणा के क्षेत्र के गांव से, शहर से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर के हमारे पास यहाँ आते थे। चाहे वो हमारे ऑफिस में आते थे, यहाँ सीएम हाउस में आते थे, मंत्रियों के आते थे, विधायकों के भी जो घर होते थे वो भीड़ से भरे रहते थे। और हम देखते क्या थे कि कागज लेके आया है और अपनी कहानी सुनाता है, कागज देके जाता है, और हमारे जो मंत्री लोग या फिर बाकी लोग, उनको इतना समय होता नहीं कि सब कागजों को पढ़ सकें। हमारे यहाँ भी इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम उसको सबको पढ़ सके। तब ये ध्यान में आया कि टेक्निकल तरीके से आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हम इनको यहाँ तक आने ही क्यों दें। उसी के अंदर से एक विचार आया कि हम एक विंडो बनाते हैं ताकि अपने अपने जगह पर, जिला केंद्रों पर, सब डिवीजन केंद्र पर या उससे भी नीचे जहां तक व्यवस्था हो सके, ये जो कंप्लेंट है अपनी डाल देता है। कंप्लेंट सेल्फ स्पीकिंग होती है और उसके बाद वो संबंधित विभाग को मार्क हो जाएगी। मार्क होने के बाद उसका जवाब आएगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे और समय पर उसका उत्तर नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था, पूरी एक सेल बना हुआ है, उस सेल से हम मॉनिटर करके और फिर संबंधित व्यक्ति जिसकी शिकायत है वहां सॉल्व हुई कि नहीं हुई, लोकल लेवल पर हमने हर ब्लॉक में 3-3, 4-4 लोगों को प्रोमिनेंट एमिनेंट सिटीजन इस नाते से बनाया, जो समाज के वहां जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं या हमारे संगठन के लोग हैं, उनको यानी एमिनेंट पर्सन की कैटेगरी दे करके कोई कर्मचारी अधिकारी जो समस्या को जब सॉल्व करेगा तो उन एमिनेंट पर्सन को बुला करके उनके साथ बैठकर और उस कंप्लेनेंट को जो ग्रीवेंस जिसकी है उसके साथ बैठ करके हल करेगा। उससे हल नहीं होती है तो ऊपर के अधिकारी से हल करवाएगा। और ये एक सिस्टम ऐसा बना है, मुझे संतोष है इस बात का कि पिछले 7 सालों में लगभग 10 लाख लोगों की ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं और लगभग 90% से ऊपर जिनका सोल्यूशन हुआ है। 10% ऐसी भी होती हैं जो कई बार कोई कोर्ट केस है या कहीं 2 आदमियों के झगड़े का केस आ गया, वो कहीं ना कहीं मामला सुलझाने में कोई ना कोई आर्बिट्रेशन कराना पड़ता है, कोई उनकी समझौता कराना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिसका सोल्यूशन सामने वाले के हिसाब से नहीं होता, उसमें सच्चाई कुछ और होती है, कंप्लेंट कुछ और होती है। तो इस प्रकार से 90% लोग जो से सेटिस्फाइड है। और अब लोगों को भीड़ की भीड़ जो यहाँ चल के आती थी एक छोटे काम के लिए, और न केवल खुद आते थे बल्कि वो किसी ना किसी दलाल को भी पकड़ के लाते थे, और दलाल कहता था मेरे लिए गाड़ी करो, उसमें तेल भराओ, 2 दिन का साथ चलूंगा, और फिर उससे कुछ ना कुछ जेब खर्ची भी ले लेता था वो।
तो ऐसी बहुत समस्याओं का हल हमने सीएम विंडो के माध्यम से कराया है। मोस्टली लोग जो है दे आर सेटिस्फाइड। जहां कहीं हमें कोई इसमें न्यूनता नजर आती है तो एक आईएएस अधिकारी वो इसको हमेशा मॉनिटर करते हैं। उन चीजों में समय समय पर हम कोई बदलाव करना वो भी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आपने जो कहा है कि 90% तो जो 10% का फासला रह गया है, मुझे लगता है उसको भी पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये आपने बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर कही है। लेकिन अब मैं ज्यादा देर बोलती रहूंगी तो ये बच्चे स्क्रीन से निकल के आएंगे और मुझे कहेंगे कि अब बोलना बंद करो, क्योंकि ये हमारे लिए है आज का ये जो कार्यक्रम है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आज की स्टूडेंट सिमरप्रीत कौर को बुलाना चाहूंगी। उनका आज का पहला सवाल मनोहर सर के लिए। ओवर टू यू सिमरप्रीत। नमस्कार सर, मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है। मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे नशे को लेकर है। सर, युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने पहले भी कई प्रयास किए हैं नशे को कम करने के लिए, पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नशे को कम करने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। तो सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहुत ही गंभीर ये प्रश्न सिमरप्रीत कौर बहन ने उठाया है और हम सब लोग इससे बड़े चिंतित हैं। कारण क्या है कि नशा करने वाला एक चिंता तो वो है, खास करके युवा मन जो है वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि विचलित होता है, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण उसका हो जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं, इसका जो बिजनेस करने वाले लोग हैं और स्मगलिंग खास करके दूसरे देशों से भी होती है, उसका बड़ा कारण है कि इसमें पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है और वो पैसा कई बार तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही गंभीर है, चिंतनीय है। इसके लिए हमने एक तो ये किया है कि आसपास की स्टेट्स का मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट ही हमने बनाया है और पंचकुला में ही 8 स्टेट्स का एक कार्यालय, बल्कि उसका आज से 5 साल पहले मैंने स्वयं इनिशिएटिव लिया था। ऐसे सब मुख्यमंत्रियों को और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। उसमें से बहुत से सुझाव आए थे और वो हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कार्यालय पंचकुला में बनाया है। सभी प्रदेशों का एक एक व्यक्ति वहां के बैठता है और उसमें डाटा शेयरिंग होता है। उसमें जो भी कोई एक्टिविटीज जहां कहीं चल रही है उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं और साथ ही हरियाणा के अंदर एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है। और पिछले वैसे तो पिछले क्या, जब से शुरू किया है, हर महीने बहुत बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को सजा भी देते हैं। पिछले 2-3 महीने में ही सैकड़ों केस ऐसे हुए हैं। जगह जगह गांजा है, सुल्फा है और बहुत से ऐसे जो प्रकार हैं, बहुत प्रकार तो हमें नहीं पता लगता कि क्या क्या प्रकार नशीले लोग बच्चे जो है वो करने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे कि जो छोटी छोटी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उसको भी, यानी जो बूट की पॉलिश, इसको लोग खाने लग गए, इसमें से नशा करते हैं। यानी ये जो बाम होता है, बाम जो सिर दर्द होता है और हम कभी लगा लेते हैं अपने माथे पर, अपने जुकाम हो जाए तो उसका उपयोग करते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बातें मुझे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि जिनको नहीं भी पता हो वो भी ऐसा ना हो कि उसका प्रचार करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी आपको जानकारी इसलिए होनी चाहिए, ये समझाना अपना भी काम है। हम जनता को या खास करके युवा वर्ग को जितना इन बातों के प्रति, यानी इन बातों के प्रति उनको अवेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन चला करके उनको ठीक किया जा सकता है। इनके लिए जगह जगह हमने जो सेंटर्स बनाए हैं हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके, जो एंटी एडिक्शन सेंटर्स, तो उन सेंटर्स पर जो कोई इस प्रकार का प्रभावी व्यक्ति होता है वहां पर उनको जाकर के कुछ दिन रखा जाता है। उनको धीरे धीरे वो कैसे छोड़े, उसके अपने सिस्टम्स वो काम कर रहे हैं। खासकर हमने जो सामाजिक धार्मिक ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन नशों को रोकने के लिए काम करते हैं। हमारी जो सामूहिक सोशल पंचायत होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके हरियाणा में तो आप जानते हैं खाप पंचायतें चलती हैं। इन खाप पंचायतों के माध्यम से भी, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों का खाप पंचायतों के बारे में क्या धारणा क्या नहीं है। मेरी खाप पंचायतों के बारे में धारणा ये है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत अभियान वो लेते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें उन्होंने काम किया। और अभी ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसमें बहुत खाप पंचायतें अपने अपने समाज में प्रचार करती हैं। तो अवेयरनेस का काम भी हमको करना होगा। तो हर फ्रंट पर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है। आपसे भी अपील है
कि आप अपने ऐसे युवा साथी जो इस संकट में घिर गए हैं, और कई बार ये आदत लग जाती है, एडिक्ट हो जाता है व्यक्ति, तो एडिक्शन के बाद उनको छुड़ाने के लिए हर प्रकार के मेथड जो सुझाए जा सकते हैं उनको सुझाने चाहिए, उनको वहां सेंटर्स तक पहुंचाना चाहिए और अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी इसमें उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी वो ठीक दिशा में आगे बढ़े, इस कुचक्र में न फंसे। ऐसा मेरा आप लोगों से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन जवाब। और मुझे लगता है कि युवाओं को नशे से निकालने के लिए दूसरा युवा ही बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, जैसे कि मनोहर सर ने ये बताया। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है, बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर कही है। तो मनोहर सर, यहाँ पे सवाल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और युवा एक नहीं है, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी पल्लवी को। इससे पहले कि मैं अपना कोई सवाल पूछूं, मैं पल्लवी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। पल्लवी शर्मा, प्लीज आए और अपना सवाल मनोहर सर से पूछें। नमस्कार सर। जी नमस्कार पल्लवी जी। मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा को जाति आधार पर बांटने का कई बार प्रयास हुआ है। वैसे तो यह समाज का कार्य है आपसी भाईचारा बनाए रखना, पर आपने हमेशा आगे बढ़कर इस बड़ी जिम्मेदारी से इस दिशा में कई कार्य किए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया और आप आगे क्या करना चाहते हैं इन प्रयासों को रोकने के लिए। पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप युवाओं के मन में, यानी जो प्रश्न हमारे मन में बार बार उठते हैं कि बहुत घातक हैं समाज के लिए, ऐसी चीजों को कैसे ठीक करना चाहिए, चाहे वो नशे की बात पहले आई, चाहे जातिवाद की बात आई, बहुत ही एक भयंकर, जिसको कहना चाहिए कि नासूर हमारे यहाँ बना हुआ है, और हर चीज को जातिगत आधार के ऊपर तोलते हैं। जबकि ये भी मुझे जानकारी है कि जब युवावस्था में व्यक्ति होता है, युवावस्था में ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। ये कहीं ना कहीं जाकर के एक स्टेज के बाद उस वातावरण में लोग घुस जाते हैं कि जातिवाद उनके ऊपर हावी होने लगता है। आपको शायद किसी को ध्यान हो, 2014 में जब मैंने करनाल से चुनाव लड़ा, तो एक नारा मेरे मन में आया कि इसी समस्या को हल करना है। मैंने वो नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा के लोग हैं, और हमको हरियाणवी बन करके रहना है, जातिवादी बन करके नहीं कि मैं पंजाबी हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, मैं कोई बैकवर्ड क्लास का हूं, गुर्जर हूं, यादव हूं। ये सारी जातियों के लोग अपने अपने तरीके से, जिसको कहना चाहिए, इसको वोट के खातिर जो उपयोग करते हैं, जो इन जातियों के लीडर होते हैं, वो इन जातियों को वोट के खातिर बांध के रखते हैं, ताकि जाति का नाम लेंगे, क्योंकि जाति तो जिसकी है वो तो पैतृक उसका एक, जब जन्म हुआ है तो जन्म से जाति है, और जन्म से जाति व्यक्ति होती है तो मन में उसे निकलती नहीं है। उसको उभार दो भावनाओं को, ताकि उसको अपने साथ जोड़ के रखो। अब वो समाज में आज 21वीं सदी में किस प्रकार की व्यवस्था हमको, राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, शासन व्यवस्था क्या चाहिए, विकास कैसा चाहिए, आगे बढ़ना है तो युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाना है, 21वीं सदी की डिमांड कुछ और है। लेकिन अभी भी हमारा एक वर्ग, सब नहीं है इसमें, लेकिन एक वर्ग पहले से कम है, ये भी मानता हूं। जो आज से 25-40 साल पहले जो जातिगत व्यवस्थाएं राजनीति में खड़ी होती थी, आज वैसी नहीं, आज तोड़ दी गई हैं। अब इसको तोड़ने के लिए एक तो, जैसा पहले मैंने बताया, अवेयरनेस वो जरूरी है। दूसरे, बड़े टारगेट्स ये कई बार समाज के सामने रखने पड़ते हैं। अगर बड़े टारगेट्स न रखे जाएं तो व्यक्ति छोटे टारगेट में फंस जाता है। मैं आभारी हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक आह्वान दिया कि देश पहले बाकी सब बाद में, नेशन फर्स्ट। इस थ्योरी पर वो आए कि अपने देश को दुनिया में एक बड़ा, हमको एक बड़ा स्थान दिलाना है, यानी अगर शब्द प्रयोग करूं तो विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु का अर्थ होता है कि दुनिया में सबसे पहला राष्ट्र हमारा पहला देश क्यों ना बने, जो कोई काम करे वो देश के लिए करे, चाहे वो फिर हमारे देश का युवा है, चाहे हमारा चाहे प्रौढ़ है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे कोई वर्ग है, काम अपने लिए करेंगे, हम जीवन यापन अपना करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा सामने टारगेट जो है अपने देश की तरक्की, देश का विकास। ये यदि रहेगा तो फिर लोग चुनाव के समय देश की बात करेंगे, न कि जातियों की बात करेंगे। जातियों से दूर हटने के लिए हमने बहुत से यानी प्रयोग भी किए हैं। हमने जाति से ऊपर उठ करके और एक प्रकार का हमारे यहाँ व्यवस्थाएं सारी खड़ी की हैं, जातिगत भेदभाव खत्म किया, चाहे नौकरियां हैं, चाहे ट्रांसफर्स हैं, चाहे सरकारी कामकाज में कोई भी प्रकार। मैंने यानी पूरे हरियाणा में पिछले 5 साल में 3 बार मेरा पूरे हरियाणा में दौरा हुआ। इस बार मुझे कष्ट दुख इस बात का है कि कोविड के कारण से मैं एक बार भी पूरा नहीं कर पाया हूं,
2 साल निकल गए हैं, लेकिन कोविड समाप्त होते ही मेरा वही क्रम फिर शुरू होगा कि पूरे हरियाणा में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव, क्षेत्र भेदभाव या कोई भी प्रकार, हम तो पार्टियों का भेदभाव भी नहीं रखते। आखिर जनता ने सरकार बनाई है, तो जनता जब सरकार बनाती है, इसका मतलब सरकार बनने के बाद हम सारी जनता के हैं। किसी ने हमारा विधायक चुन के भेजा हो न भेजा हो, मेरे लिए पूरा हरियाणा एक है, हरियाणवी एक है। तो इस हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर आज भी मैं उसी प्रकार से चल रहा हूं जिससे मैं पहले चलता था। धन्यवाद। क्या बात है सर, सलाम है आपकी इस सोच को। मैं वाकई आप बहुत काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन सर आप ना एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। इंस्पिरेशन ना सिर्फ आपके काम से, लेकिन आपकी निजी जिंदगी में भी आप जो करते हैं वो भी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मैंने सुना है कि आपका रूटीन बहुत बेहतर है, इतना अच्छा है आपका रूटीन कि हमारे युवाओं को उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमारे यंगस्टर्स जो है वो बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। आपको इतनी मीटिंग्स करनी पड़ती है, इतने बिजी स्केड्यूल में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। आप किस तरह से इतनी एनर्जी लाते हैं, कितने बजे उठते हैं, कैसा रूटीन है आपका सर? देखिए, ये तो बहुत सार्वजनिक रूप से मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मुझे बताने में फिर कोई हर्ज नहीं है कि 6:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ और 12 बजे के आसपास मुझे सोना होता है। और शरीर के लिए 6 घंटे की नींद, 6, 6:30, कभी 7 हो जाए या कभी 5:30 रह जाए, 6 रह जाए, इस बीच में नींद मिलने के बाद शरीर जो है दिन भर जो है वो तरोताजा रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो पहला तो है कि नींद के ऊपर कंट्रोल करना। दूसरा, दिन सुबह होते ही मेरा जो काम होता है 45 मिनट का योगा, ये मैं नियमित करता हूँ। अगर कभी मानो योगा में कोई कठिनाई आ जाए तो दौड़ना, भागना, सैर करना, कई बार बाहर रहना पड़ता है हमको, वैसी स्थिति योगा की नहीं बनती है, तो फिर कहीं पार्क में घुमाए, कुछ कराए, लेकिन 45 मिनट का, 50 मिनट का शरीर का व्यायाम ये बहुत जरूरी है। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं, अपना शरीर की रचना संरचना ठीक बनी रहती है। तीसरा, अपना खान पान। खान पान भी कई बार व्यक्ति जो है वो अपने सिस्टम से बाहर होकर के कुछ ना कुछ दिन भर की उसकी दिनचर्या खाने पाने की वो कंट्रोल से बाहर रहती है, क्योंकि जीभ का स्वाद है ये भी हमको तंग करता है, वो भी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों पर अगर ध्यान रखेंगे, आपका शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। एक बात उसके अंदर मुझे जोड़नी है कि मैं किसी भी कठिनाई में कभी भी अपना संतुलन नहीं खोता। कभी भी मुझे इस प्रकार की भावना नहीं आती कि बहुत समस्या आ गई, बड़ी कठिनाई आ गई, कैसे इसको हल करेंगे। उसके लिए मेरा जो मैं व्यक्तिगत जो बहुत आस्थाएं और बहुत विचार रखता हूं, तो गीता के संदेश पर, गीता के उपदेशों पर मेरा बहुत बड़ी आस्था है। मैं अपने साथ गीता रखता हूं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन मेरे साथ शरीर पर, यानी गीता साथ रहेगी, जेब में रहेगी, तो उसका भी अपना एक प्रभाव होता है। तो गीता ने ये कहा है हमें कि जो हुआ है वो भी ठीक हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम क्यों परेशान हो। तो इसलिए कम से कम परेशानी में अपने जीवन को एक निश्चित गति से आप चलाते रहें। हाँ, मन में किसी का बुरा करने का भाव नहीं आना चाहिए। सब मेरे अपने हैं, सबके लिए मैं काम करूंगा, मैं सबके लिए हूं, सब मेरे हैं। इस भाव को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उस भावना से हम काम करते रहेंगे तो मन में कभी भी दुर्विचार नहीं आता है कि किसी का बुरा करना है, और उसमें से दिन भर तरोताजा रहते हैं। बल्कि मैं तो अपनी दिनचर्या सवेरे काम की 9 बजे से शुरू कर लेता हूँ, और 9 से लेकर के और रात के, यानी जो सरकारी काम है वही लगभग 7-8 बजे तक तो वो चलते हैं। उसके बाद फिर जो पेंडिंग काम होते हैं रात को उसको निपटाते हैं। व्यक्तिगत जो मेरा स्टाफ है, अपना पर्सनल स्टाफ के साथ कई बार तो मैं रात को 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक उनके साथ मीटिंग करता हूँ। बहुत पेंडिंग काम, लोगों के काम, उनको फोन करना, उन अधिकारियों को बताना, समझाना, नई नई पॉलिसीज, नई नई नीतियां, ये सब करते हैं। कभी अचानक आधा घंटा मेरा कोई कार्यक्रम ना बने या बना हुआ कैंसिल हो जाए, वो मेरे लिए बहुत कष्ट का क्षण होता है कि अब मैं क्या करूं। तो सबसे कष्ट मुझे तब होता है जब मैं खाली हो जाता हूं। तो खाली रहना ही, यानी एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए खाली अपने आप को मत रखो, बी बिजी, बी बिजी, बी बिजी। क्या बात है, मन जीते जग जीत, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है। और अगर वो जितनी जल्दी जिस उम्र में आ जाए, छोटी उम्र में आ जाए, उतना ही ज्यादा
बेहतर है। यही आपसे मुझे लगता है हमारे युवाओं को सीखने की जरूरत है और मुझे भी सीखने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर वैभव को बुलाना चाहूंगी। वैभव, अपने सवाल के साथ तैयार हो जाइए मनोहर सर से अपना सवाल पूछने के लिए। प्रणाम सर, हम लोग बहुत बेताब थे आपसे मिलने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, छवि को लेकर मेरा सवाल है कि हरियाणा की जो छवि है, अगर हम फिल्मों में बात करें या फिर हम काव्यों के मंचों पर देखें, तो हरियाणा हमेशा मजाक का पात्र बनता रहा है। जैसे हम फिल्मों में देखें तो दंगा करने वाले, और मतलब जब हमारे कोई और स्टेट के दोस्त हमें मिलते हैं तो वो हमें ये सवाल पूछते हैं कि तुम तो बड़े सीधे हो, मतलब एक इस तरह की छवि हरियाणा की बन चुकी है। लेकिन अगर वही हम बात करें तो हरियाणा एक आध्यात्म का गुरु रहा है ना। यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कई जो महान ग्रंथ थे वो इस धरती पर लिखे गए। तो सर, इतना कुछ होने के बावजूद जब हमारे प्रदेश की जो छवि है वो उलट बन रही है, तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि इस छवि को बदलने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? ठीक कहा आपने। हर प्रदेश की अपनी कुछ ना कुछ बातें विशेष जो उसके साथ जुड़ जाती हैं। ऐसी बहुत बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव बातों में लोग कहते हैं हरियाणा तो बड़ी खड़ी बोली का आदमी है, खड़ी बोली बोलता है और ये पता नहीं किसके बारे में क्या टिप्पणी कर दे। कई बार हरियाणा के आदमी की विट जो होती है ना, विट्टी आदमी होता है, वो तुरंत जवाब देता है। उसमें से मजाक भी होते हैं, कई मजाक छुपे हुए ऐसे होते हैं जिसमें से कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। जैसे मान लो हरियाणा के किसी आदमी को, ये पुराने जमाने की बात है, आज तो वो नहीं होता, तो किसी बुजुर्ग से अगर ये पूछा जाता था कि भाई टाइम क्या हो गया, कोई दूसरा बुजुर्ग पूछता है टाइम क्या हो गया, तो क्योंकि टाइम जो माना जाता था ना वो ट्रेन के लिए माना जाता था, और ट्रेन की लोग चिंता इसलिए करते थे कि किसी ने हो सकता है जाके फांसी टूटना हो, उसमें ट्रेन के नीचे कटना हो। तो जवाब क्या देता था कि गाड़ी तले मरेगा, यानी टाइम इसलिए पूछा जाता है। दूसरा, फिर जब ऑफिस चलने लगे तब ये मजाक बना कि भाई टाइम क्या हो गया, बोले क्यों दफ्तर जाएगा। तो ऐसी खड़ी बोली के विट्टी भाषा में जवाब जो मिलते थे, एक धारणा बन गई कि हरियाणा जो है वो खड़ी बोली का वो है। मजाक भी कई तरह के जातियों के इसके उसके चलते हैं, लेकिन ये सहज स्वभाव में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव छवि इतनी ना बने कि जिसमें से कल को हरियाणवियों से कोई दूरी बना के रखना चाहे, हरियाणा से नफरत करने लगे, ये भी ठीक नहीं है। जैसे एक बहुत गलत बात हरियाणा के साथ क्या चिपकी कि हरियाणा जो है बेटियों को मारने वाला प्रदेश है। अब ये एक छवि बन गई थी, तो इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं 2015 में कहा कि हरियाणा प्रदेश के बारे में एक छवि बनी है, इसको दूर करना है। मैंने कहा फिर एक आप सम्मेलन करिए। 22 जनवरी 2015 को हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया पानीपत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसके बाद मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के सहयोग से, सरकार के डिपार्टमेंट के माध्यम से, वो जो बेटियों की उस समय रेशो, यानी बर्थ रेशो जो थी 871 1000 के पीछे थी, अब वो मुझे खुशी है कि 923 तक पहुंची है। तो 923 बेटियां 1000 के पीछे हमने इंप्रूव किया। कमी अभी भी है, हम इसको 950 से पार ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी जो कमियां थी धीरे धीरे हम दूर कर रहे हैं। और हाँ, अब जो है शिक्षा, संस्कार, स्किलिंग, ये ऐसे विषय हैं जिसको हमको लेके आना पड़ेगा। हरियाणा का नौजवान पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें और आवश्यकता बहुत है, खास करके सॉफ्ट स्किलिंग। सॉफ्ट स्किलिंग के कारण से हमारा हरियाणा का युवक पीछे रह जाता है। उसको बाहर विदेश के लिए कई तैयारी करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, तो वहां जाके इंटरव्यू में वो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता, इंग्लिश समझ सकता है, बोल नहीं पाता ठीक से, तो सॉफ्ट स्किलिंग में पीछे खड़ा हो जाता जा करके। या अपनी जो विनम्रता का भाव वो थोड़ा सा कम होता है, अपनी हैकड़ जो होती है वो हर जगह जाकर दिखा देता है, तो हैकड़ दिखाने में वो वहां फिर पिछड़ जाता है। तो विनम्रता का स्वभाव, संस्कार अच्छे हों, और जो जो कमियां हमें अपनी ध्यान में आती हैं उनको सबको हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। वातावरण को संस्कारित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक इन चीजों का उपयोग हमको करना पड़ता है। जैसे अभी हमने एक कुरुक्षेत्र का जो गीता जयंती का कार्यक्रम है, छोटा सा कार्यक्रम होता था, हमने 2016 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय यानी गीता महोत्सव उसका स्वरूप दिया। दुनिया के लोग आने लगे। वही गीता महोत्सव बाद में मॉरिशस में हुआ, वही गीता महोत्सव यूके में हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हमको निमंत्रण आया, यूएस से आया, कनाडा से। तो ऐसे देश दुनिया के अंदर भारत की तरफ जो लोग देखते हैं वो हमारे हरियाणा की तरफ भी देखते हैं कि हरियाणा में धार्मिक और सांस्कृतिक हमारा जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है।
और उस इतिहास के अंदर खास करके जैसे अब हमने देखा कि जो सरस्वती नदी यहाँ से निकलती थी, उस सरस्वती नदी के किनारे वेदों की रचना हुई। तो वेद जो लिखे गए हैं वो दुनिया को आज भी संदेश देने वाले बड़े ग्रंथ हैं। जैसे गीता एक ग्रंथ है, ऐसे वेद ग्रंथ है। दुनिया के अंदर आज बहुत सी भ्रांतियां, बहुत से ऐसे विचारधाराएं ये चल रही हैं, फिर भी अपने आप को वो सुखी होने की तरफ आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आज भी क्लेश, इतने बड़े बड़े देश, आर्थिक दृष्टि से डेवलप्ड कंट्रीज, वो आज देखते हैं कि उनके यहाँ भी पीस नहीं है, शांति नहीं है। वो जब देखते हैं कि किधर जाना चाहिए तो आज भी भारत की तरफ देखते हैं। तो उसके अंदर हम भी अपने यहाँ हरियाणा को एक प्रगतिशील प्रदेश और एक दुनिया को रास्ता दिखाने वाला ऐसा कार्यक्रम हम चलाएंगे और एक वातावरण ऐसा बनाएंगे कि एक भाईचारा बना रहना चाहिए, आपस में सद्भाव, और खास करके ये जो जिसको कहना चाहिए कि गलत बोलने का भी एक स्वभाव बना हुआ है, यानी झूठी चीजों को हम अपना जो प्राइड मानते हैं कि झूठ बोल करके अपने आप को आगे बढ़ाए, ये चीजें भी ठीक नहीं है। इसके लिए भी हमने सामाजिक बदलाव के लिए बहुत सी चीजें शुरू की हैं। समय आने पर वो भी कोई प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा कि हमने समाज में कैसे सच बोला जाए, गलत ना बोला जाए। बहुत देश ऐसे हैं जो इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं और वहां उनको क्लेश नहीं होता। मैं पिछले दिनों में जापानी, आपको मालूम होगा शायद, मैं आजकल जापानी भाषा सीख रहा हूँ, तो जापान के कुछ लेक्चरर्स हैं, वो हमें समय समय पर आकर के कुछ बताते हैं। तो एक दिन उन्होंने बताया कि जापान में मान लो कोई एक ट्रेन है और टेक्निकल खराबी कभी भी किसी चीज की आ सकती है, तो टेक्निकल खराबी आई, स्टेशन के ऊपर फ्लैश हो गया कि अब ये ट्रेन 1 घंटा लेट है, 1 घंटे में जाकर के वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो दूर होगा। उस 1 घंटे में जितने पैसेंजर जिस प्लेटफॉर्म पर थे, कहीं से भी ये समाचार नहीं आया कि किसी ने किसी को फोन भी किया हो कि कब ठीक होगा, क्यों खराब हो गया, सरकार बेकार है, निकम्मी है, रेलवे विभाग ये है। यहाँ तो छोटी सी कोई बात हो जाए तो गालियां नीचे से ऊपर तक सबको पड़ने लग जाती हैं। वहां 1 घंटा तक सब शांति से जहां थे वहीं उन्होंने टाइम बिताया। किसी ने अखबार पढ़ के बिताया, किसी ने फोन करके बिताया, किसी ने बैठ के बिताया, किसी ने आराम करके बिताया। जब 1 घंटे बाद ट्रेन चली तो चुप करके सब गाड़ी में चढ़ गए और चले गए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ गलत कुछ नहीं होता है। अगर खराबी आई है तो आई है, और यहाँ तो अविश्वास होने लगता है। 10 गालियां पुलिस को देंगे, 10 गालियां रेलवे डिपार्टमेंट को देंगे, और उसी में से भावनाएं उभर जाती हैं, भड़क जाती हैं, कहीं कहीं तो झगड़े कर बैठते हैं। तो ऐसी चीजें सामाजिक परिवेश में ये जब खड़ी होती है तो फिर दिशा ठीक बनती है। हरियाणा में भी बहुत चीजें ऐसी करने की शेष है, उनको हम करेंगे। आप और हम सब मिल करके इसको आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपसे दरखास्त है। बिल्कुल सर, हम लोग मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है। इस बात पे मैं तालियां बजाना चाहूंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस आंसर को आपकी तालियां सुन नहीं रही, आप सब म्यूट पर हैं। मैं बजा रही हूँ सर, मैं बजा रही हूँ तालियां। दिख रही है। सब लोग म्यूट पर है, लेकिन सबके बिहाफ पर तालियां मैं बजा रही हूँ यहाँ पर। दिख रही है। चलिए तो सर, मैं बहुत ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बुलाना चाहूंगी अब सारिका को। सारिका प्लीज आए और अपना सवाल जो है वो पूछे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सारिका जी। मैं डॉक्टर सारिका ताखर, हरियाणा फतेहाबाद किसान परिवार की बेटी और राजस्थान से शहीद परिवार की बहू, फिलहाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और सर्वप्रथम मैं आज खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपसे रूबरू हुई हूँ और आज आपसे वार्तालाप करने का मुझे यहाँ अवसर मिला है। लेकिन 2 लाइनें मैं आपके लिए जरूर कहना चाहूंगी। इतनी सारी बातें मैंने आपकी सुनी है कि हो ना सका उसे उसके कद का अंदाजा इतना, कि हो ना सका उसे उसके कद का अंदाजा इतना, कि वो सूरज है मगर फिर भी जमीन पर झुक के चलता है। क्या बात। धन्यवाद। जी सर, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अभी फिलहाल जितने भी युवा हैं, बिना पैसे के और बिना सिफारिश के नौकरी उनको मिली है और उनकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा जो एक नौकरियों के जो दलाल थे, इतना बड़ा जो नेक्सस है, आपने सीधे तौर पर उनसे एक चुनौती उनको दी है और उनसे टक्कर ली है। क्या आपको इन चीजों से डर नहीं लगता? सारिका जी, लक्ष्य सामने रख करके काम करने से कभी कोई व्यक्ति डरता नहीं है। डर उसको लगता है जिसको अपनी कोई चिंता हो। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे इस समाज की चिंता है। समाज में जितने प्रकार के हम कष्ट देखते हैं, भेदभाव देखते हैं, जितना उनके साथ अन्याय होता है, उन सब चीजों को देख करके
और ये जो पहले चलता था भाई भतीजावाद, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, ये कुनबा, ये परिवार, इन सब चीजों से उठ करके कुछ तो मैंने अपने जीवन में एक जो व्यवस्था बनाई, उसके कारण से मुझे ऊपर उठने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैंने अपना परिवार बसाया नहीं, और अपने आसपास के लोग जरूर जरूर अपेक्षा करते रहे हैं। जब शुरू में जब मैं मुख्यमंत्री बना, भाई के परिवार, कहीं चाचा के परिवार, और चाहे कहीं बहनों का परिवार, कहीं बाकी सब, लेकिन सबसे पहले आते ही मैंने उन सबको सूचना भेजी थी कि मेरा जो निवास है, इस निवास की जो चारदीवारी है, इसमें केवल जो मेरे लिए यहाँ काम करते होंगे कर्मचारी, एक दो लोग, या तो वो रहेंगे, या फिर सरकारी काम से कोई आएगा तो वो आएगा, मेरे परिवार का कोई आदमी इस चारदीवारी के अंदर नहीं आएगा। और 6 महीने तो बहुत परेशान रहे, लेकिन 6 महीने के बाद उनको भी संतोष हुआ, ध्यान आया, और उनकी समस्याएं भी कम हुई, क्योंकि जो लोग उनको तंग करते थे वो आना बंद हो गए उनके पास, कि तुम्हारे आने के बाद हमारा काम तो होता नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास क्यों आए। 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो शुरू में एक दिन में हमारी तनख्वाह पूरी लग जाती थी चाय के अंदर, अब वो पैसा हमारा बचने लग गया, हमारे पास कोई नहीं आता, इसलिए आपका जो ये नियम है ये बहुत अच्छा है, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे तो जनता की तरह आके मिलेंगे। ये दूसरा मेरा जो कैंप ऑफिस है, वहां जनता आती है, जनता को मैं बुलाता हूँ, और जनता जो जब भी किसी ने मिलना होता है उसमें घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, उनके साथ एक निश्चित तौर पर कार्यक्रम करते हैं। ध्यान में ये आता है कि आखिर ये जो मैं और मेरे लिए तो हरियाणा सारा एक है, और सारे हरियाणा एक है, तो मेरा एक परिवार है। इस परिवार में जो योग्य व्यक्ति है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे रिश्तेदार की और मेरे जानकार की और मेरे पार्टी के आदमी की पहले लगे, बाकी बाद में रहे, ऐसा क्यों हो? न्याय संगत नहीं है। न्याय वही है जो सबको समान रूप से मिले, और जब समान रूप से मिलता है तो फिर उसमें से धीरे धीरे जो समस्याएं होती हैं वो अपने आप को समझा लेते हैं। शुरू में लोगों ने मुझे डराया, जैसे आपने कहा, डरा नहीं मैं, लेकिन लोगों ने डराया। लेकिन डराने के बाद आज वही लोग कहते हैं नहीं, आपकी ये जो सिद्धांत है, आपकी थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, ये ठीक है, ताकि इसमें से नाराज कोई नहीं होता। आज योग्यता के आधार पर अच्छे अंकों वाला यदि कोई नौकरी लगता है तो जिसके कम अंक हैं उसको भी संतोष होता है कि मेरे से ये ज्यादा ब्रिलियंट था इसलिए लग गया। पहले क्या होता था, जो कमजोर था उसकी नौकरी लग जाती थी, जो अच्छे अंक वाला था वो रुक जाता था, और बाद में वही गालियां देता था कि हम सारी पढ़ के हमने इतना सारा जीवन लगा दिया, हमारी बारी आई नहीं, और ये मंत्री के आगे पीछे घूम करके और किसी एमएलए का रिश्तेदार बन करके यहाँ आ गया, इसकी नौकरी लग गई। तो इसमें से संतोष मुझे भी हुआ है, समाज के हर व्यक्ति को हुआ है, और लोग जो जिस भ्रम में हैं कि हाँ भाई इसमें से कोई हमको नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ जनता सब जानती है, बिल्कुल ना, जनता सब जानती है, तो जनता का हमको निश्चित रूप से इसका लाभ पिछले चुनाव में मिला, इसी बात का मिला, और इस बार भी यही मिलेगा कि यहाँ अन्याय किसी के साथ नहीं होता। इसलिए इस कदम के ऊपर आज भी मिशन मेरिट, इसको खत्म करने के लिए कुछ लोग बोलते रहते हैं, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे। मिशन मेरिट विल बी मेंटेन्ड एट एवरी कॉस्ट। जी बिल्कुल सर, आपकी ये जितनी बातें हैं ये सुन के जो एक लाइन मुझे समझ में आ रही है कि हम हरियाणवी हैं, डरा नहीं करते और दबया नहीं करते, तो वो दबया नहीं करते, हाँ, डरा नहीं करते और दबया नहीं करते। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। क्या बात, सिमरन जी, हाँ। क्या बात है सर, वंडरफुल। हम आपकी बातों में खो जाते हैं, और आप जितना तह तक बात की जाते हैं, दैट इज कमेंडेबल सर। मैं जितना आपको सलाम करूं उतना कम है, और मैं तो सच में आपको पर्सनली मिलना चाहूंगी, ये कोरोना काल खत्म हो और मुझे आपको पर्सनली मिलने का मौका मिले। तो सर, आपके रूटीन से जुड़ा हुआ एक और मेरे पास सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। एक बार मैंने भी कोशिश की थी कि मैं सुबह 5 बजे उठना शुरू करूं, और मैंने तकरीबन 4 महीने ये कर लिया था, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाई। अभी हालांकि मैं 6 साढ़े 6 उठ जाती हूँ, बट फिर भी आपकी तरह इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितने आप हैं। तो मुझे कहीं से इनपुट मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे पता चला एक बार का किस्सा कि आपको रात को नींद नहीं आ रही और आपने पूरी रात जाग कर अपना काफी काम कर डाला। आपने अपना कंप्यूटर खोला, अगले दिन की मीटिंग्स प्लान कर ली, मतलब आपने वो वाला वक्त भी बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उस किस्से के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सॉरी, मुझे ये कहीं से पता चला। नहीं, आपने, क्योंकि जब ये हुआ तो मैंने आखिर किसी को बताया होगा, जिसको बताया होगा उन्होंने आप तक पहुंचा दिया होगा।
तो ये कभी कभी होता है, कभी कोई एंजाइटी है, कभी किसी कारण से रात को नींद नहीं आई है, या किसी ऐसी जगह सोए हैं जहां मानो पहले कभी नहीं रहे हैं। एक बात, साइंटिफिक बात जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसका मैं ध्यान रखता हूं, और जब कभी ना ध्यान रख पाऊं तो रात को नींद खुलती है। वो ये है कि कभी भी सोते समय सिर जो है उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। आवर हेड शुड नॉट बी टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि नॉर्थ साउथ जो आयरन की जो, यानी जो कैबिन, ये क्या उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक जो व्यवस्था होती है, उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर। और हमारे शरीर में ब्लड में आयरन होता है, और ब्लड में आयरन होने के कारण से वो जो चुंबकीय शक्तियां प्रभाव डालती हैं, उसके कारण से निश्चित रूप से नींद में कहीं ना कहीं खलल पड़ सकता है। तो ये हर दिन मेरे साथ मेरा जो सहयोगी होता है वो पता करके बताता है इधर उत्तर है। अगर बेड की स्थिति वो हो भी सही तो मैं उसको चेंज करवाता हूँ, उत्तर की तरफ नहीं करता हूँ। कभी गलती से हो जाए तो रात को निश्चित रूप से मेरी नींद खुलती है। अब जिस कारण से खुली होगी, लेकिन जब खुलती तो क्या करें, अगर बजाय करवटें बदलने के उठ करके अपना कोई काम करो। मेरी ऐसी कुछ व्यक्तिगत फाइलें होती हैं जिसको मुझे खुद पढ़ना होता है, उस पढ़ने के कारण से कई बार वो पेंडिंग हो जाती हैं। या कभी कोई चीज कंप्यूटर में ऐसा बैठ करके मुझे थोड़ा शौक है कंप्यूटर पर, मैं हर दिन जब मौका मिले तो आधा घंटा घंटा उसमें लगा लेता हूँ। कई ऐसे सीएम डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्ट्स होती हैं जो मुझे देखनी होती हैं। मेरा एक सीएम डैशबोर्ड बना हुआ, उसमें हर विभाग मेरे लिए अलग से एक रिपोर्टिंग जो है वो सीएम डैशबोर्ड पर डालते हैं, उसको मैं देखता हूँ। तो आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शान हमारे युवा के तहत संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे।